नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करूंगा आप अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मिल्खा सिंह जी की बात करेंगे। पिछले दिनों 18 जून 2021 को मिल्खा सिंह जी का कोरोना की वजह से निधन हो गया। उनसे पहले 4-5 दिन पहले ही उनकी पत्नी का भी कोरोना की वजह से निधन हो गया। खैर साथियों, मिल्खा सिंह जी को हम एक बेहतरीन धावक के रूप में जानते हैं, जिन्होंने भारत के लिए काफी मेडल जीते। लेकिन वास्तव में इनका जो पूरा जीवन है वो किस तरह से पूरे संघर्षों से भरा हुआ है, इनका बचपन कैसे बीता, या फिर कहें कि विभाजन की जो त्रासदी थी, वास्तव में वो सबसे बड़े शिकार थे विभाजन के। कैसे क्या कुछ हुए, कुछ अनछुए पहलू जो हमारे सामने नहीं आते आमतौर पर, उन्हें इस वीडियो में हमने शामिल करने का प्रयास किया है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो हम अपनी बात मिल्खा सिंह जी के जन्म से शुरू करें तो आज़ादी से लगभग 18 साल पहले, यानी मैं बात कर रहा हूँ 1929 की, जब मिल्खा सिंह जी का जन्म हुआ पंजाब में, यानी वो पंजाब जो अब पाकिस्तान में, वहाँ इनका जन्म हुआ। इनके गांव का नाम था गोविंदपुरा, वहाँ इनका जन्म हुआ, बचपन भी था। इनकी परिवार की बात करें तो इनका परिवार एक संयुक्त परिवार था। 25 से 30 सदस्यों वाला परिवार था। माता पिता के अलावा 15 भाई बहन भी इनके साथ रहते थे। उनके जो सदस्य है, बीवी बच्चे हैं, वो भी साथ रहते थे। कुल मिला के भरा पूरा बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार था, जो उस समय आमतौर पर मिलते ही थे। तो विभाजन से पहले तक मिल्खा सिंह जी का परिवार हंसते खेलते अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, गुजर बसर कर रहा था। लेकिन परिवार की इसी हंसी और खुशी को नजर लगी 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के साथ ही बहुत सारी जगह पर दंगे शुरू हो गए। हिंदू मुस्लिमों के आपस में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। जो भाग पाकिस्तान के पास चला गया, वहाँ जो भी हिंदू रहते थे उनके साथ मारपीट की जाने लगी, उन्हें मारा जाने लगा। और फिर उसकी प्रतिक्रिया में भारत में जो मुसलमान साथी रहते थे उनके साथ भी दंगे होने शुरू हो गए। कुल मिला के ये एक ऐसा समय था जब भारत और पाकिस्तान के लाखों लोग मारे गए। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर के आती थी, लाशों की, मरे हुए लोगों की, घायल लोगों की, बलात्कार पीड़ित महिलाओं की, बच्चियों की। जो भी ये घटनाएं जो है वो पब्लिक डोमेन में है, हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ खुशकिस्मत लोग होते थे, या फिर आप यदि उसे दुर्भाग्यशाली कहें तो भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरा परिवार खत्म हो जाए और परिवार का एक दो सदस्य बच जाए तो वो भी उसके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। तो उस भारत और पाकिस्तान, या फिर कहें हिंदू और मुस्लिम का जो दंगा पाकिस्तान में चल रहा था, उसके शिकार हो गए मिल्खा सिंह, या कहें कि मिल्खा सिंह का परिवार उसका बड़ा शिकार बन गया। कैसे बन गया? आजादी के 2 दिन बाद, लगभग 17 अगस्त के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, जब मिल्खा सिंह के आसपास की कम्युनिटी जो भी है उनके बीच दंगे फसाद शुरू होने लगे और गोविंदपुरा गांव है वहां तक दंगे पहुंच गए। साथ ही मिल्खा सिंह जी के एक बड़े भाई थे माखन सिंह जी, जो फोर्स में काम करते थे। मुल्तान में उनकी ड्यूटी थी। मुल्तान आप जानते हैं, सहवाग वाला मुल्तान। जब ये गोविंदपुरा में ये सब दंगे हो रहे थे तो माखन सिंह जी के पास समाचार भेजना आवश्यक था, क्योंकि मिल्खा सिंह जी के पिताजी ये मान के चल रहे थे कि हो सकता है माखन सिंह जो फोर्स में है हमारी कुछ मदद कर दे। तो उन्होंने मिल्खा सिंह जी को उनके पास समाचार देने के लिए भेज दिया। पहले फोन वगैरह होते नहीं थे और वायरलेस वगैरह सिस्टम जो है वो तो पुलिस वगैरह के पास होता था। आम आदमी के पास मैसेज करने के लिए कागज भेजो या फिर खुद जाके कहो। तो मिल्खा सिंह जी मुल्तान गए और दुर्भाग्य से पीछे जो दंगा हुआ उसमें मिल्खा सिंह के पहले जो पहली वेव थी दंगे की, उसमें 7 भाई बहन मारे गए। माता पिता और 7 भाई बहन मारे गए। जब मिल्खा सिंह वापस आए तो उन्होंने देखा अपना पूरा परिवार उजड़ चुका था। उनके 25-30 सदस्यों वाले परिवार में केवल 4 लोग बचे थे, और वो भी उस समय तक बचे थे, इसकी कोई गारंटी नहीं वो कल बचे रहेंगे या नहीं रहेंगे। लिहाजा मिल्खा सिंह ने उस स्थान को छोड़ना बेहतर समझा और वो ट्रेन में बैठ करके महिलाओं के बीच में छुपते हुए वो भारत में आ गए। अब भारत में पहुंच गए तो उन्हें लगा कि चलो अब सुरक्षित है, जान तो बच जाएगी। लेकिन क्योंकि नए इलाके में आए हैं, अपनी मातृभूमि को छोड़ करके आए हैं, तो उनके लिए रोजी रोटी कमाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अब मिल्खा सिंह जी के सामने भी ये समस्या थी कि पेट कैसे भरे, अपना गुजर बसर कैसे करें। तो उन्होंने, क्योंकि कौशल कुछ था नहीं, तो लिहाजा उन्होंने बूट पॉलिश करना शुरू कर दिया। अब बूट पॉलिश करते करते वहां पर जो है वो सेना के जो सैनिक है उनकी आवाजाही ज्यादा होती थी, लिहाजा उनके बूट पॉलिश वो ज्यादा करते थे। तो इस दौरान उनके मन में आया कि कहीं ना कहीं, क्योंकि 18 साल के तो वो थे ही थे और उन्हें लगता था कि दौड़ने में वो काफी तेज है, लिहाजा उनके दिमाग में एक विचार आया कि मुझे भी सेना में भर्ती हो जाना चाहिए। अब वो भारत में सेना में भर्ती होने के प्रयास करने लगे। 1952 आते आते उनका सेना में सिलेक्शन हो गया। उनके लिए थोड़ा और राहत की खबर थी कि चलो अब कुछ जीवन स्थायी रूप से बसेगा, कुछ आराम से जिंदगी बसर करेंगे। साथियों, मिल्खा सिंह जी का जो जीवन है वो यहाँ से पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाता है। अब आर्मी में उनकी ट्रेनिंग के दौरान उनके जो कोच थे या फिर ट्रेनर की बात करें तो वो थे गुरुदेव सिंह। वो ये चीज देख रहे थे बराबर कि ये जो लड़का है मिल्खा सिंह नाम का,
ये काफी उदास रहता है, चुपचाप रहता है, लेकिन दौड़ने में तेज है। वो अपना जो भी टास्क होता है कंप्लीट कर लेता है, सबसे तेज दौड़ता है, लेकिन हमेशा उदास रहता है। गुरुदेव सिंह जी को भी पता था जो इनके साथ ट्रेजेडी हुई है, पूरा परिवार किस तरह से दंगे में खत्म हो गया। तो वो जो हवलदार गुरुदेव सिंह थे, उन्होंने मिल्खा सिंह के पास बैठ करके उनके साथ बातें की और उन्हें एक आइडिया दिया कि आप दौड़ते बहुत तेज हो, लिहाजा आप रेसिंग किया करो, हो सकता है आपका जो है सिलेक्शन हो जाए, फिर स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल तक आप जा सको, इसलिए आपको दौड़ पर ध्यान देना चाहिए। मिल्खा सिंह को लगा कि हाँ ये ठीक है, सहज है। क्यों? क्योंकि वो दौड़ने में तेज थे, पहले से जानते थे कि वो काफी अच्छा दौड़ लेते हैं, लिहाजा उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी। अब यहाँ से मिल्खा सिंह का जो पूरा ध्येय है, फोकस है, वो पूरा हो गया रेस पर, उनको धावक बनना था। अब गुरुदेव सिंह जी की सलाह के बाद मिल्खा सिंह जी मेहनत करते गए और 4 साल बाद 1956 में जो नेशनल गेम्स होते हैं, राष्ट्रीय खेल, उनमें इनका सिलेक्शन हुआ। अब साथियों ये जो नेशनल गेम है, पटियाला नेशनल गेम पटियाला में हुए थे, तो यहाँ पर मिल्खा सिंह पहली बार लोगों की नजरों में चढ़े, सुर्खियों में आए कि वाह क्या धावक है, और इसके बाद से इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, वो हमेशा आगे ही बढ़ते गए। 1956 नेशनल गेम्स के बाद 1958 के कॉमनवेल्थ गेम हुए। कॉमनवेल्थ आप जानते हैं वो देश है आमतौर पर कभी न कभी ब्रिटिश के अंडर रहे हैं या फिर उनका उपनिवेश रहे हैं, लिहाजा उनका एक संगठन है। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं कि ये गुलामी की निशानी है, लेकिन क्योंकि विकास के लिए, एक दूसरे समझौते के लिए ये एक अच्छा संगठन है और अच्छा काम कर रहा है, लिहाजा इनका अलग से खेल होता है। जैसे एशियन गेम्स होते हैं वैसे ही राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। तो 1958 का ये जो कॉमनवेल्थ गेम था, इसमें मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता और पूरी दुनिया की नजर में चढ़े कि वाह ये कोई साधु है। क्योंकि लोग जब उनके जुड्डा वगैरह देखते थे, लंबे बाल होते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि भारत में लंबे बाल साधु लोग रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि एक साधु आया, दौड़ने में बहुत तेज है। और साथियों इस स्वर्ण पदक, ये जो कॉमनवेल्थ है गोल्ड मेडल है, इसकी विशेषता ये थी कि इन्होंने जिस खिलाड़ी को हराया था, मेल स्पेंस ऐसा कुछ उनका नाम था, वो विश्व रिकॉर्डधारी था, उसको हरा करके उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। लोगों ने खूब चर्चाएं की और फिर लोगों को पता चला कि ये साधु नहीं बल्कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और सिख जो है वो भी लंबे बाल रखते हैं। तो स्वर्ण पदक जब सेरेमनी में वो पोडियम पर गए लेने के लिए, वो पदक लेने के लिए गए, तो उनका जो पहनावा था, जो बाल थे, उनकी वजह से उन्हें और ज्यादा शोहरत मिली, बहुत प्रसिद्धि मिली। विश्व के कोने कोने वो जाने जाने लगे कि भाई मिल्खा सिंह नाम का भी एक ऐसा धावक है जो दौड़ने में बहुत तेज है, अजीब गरीब उनकी वेशभूषा है, या फिर कहें कि वो लंबे बाल रखते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें होगी। तो साथियों ये तो हो गई कॉमनवेल्थ तक की। आपको बता दें कि कुल एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। 158 का जो टोक्यो में हुआ था एशियन गेम्स, उसमें इन्होंने 2 मेडल जीते, एक 200 मीटर में और एक 400 मीटर में। और फिर 1962 में जकार्ता में जो एशियन गेम्स हुए, उसमें भी 2 मेडल जीते, एक 400 मीटर और एक 4x400 जो रिले रेस होती है, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो कुल मिला के एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक, नेशनल खेलों में या राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण पदक और कॉमनवेल्थ खेल में 1 स्वर्ण पदक। इन सब चीजों के चलते वो काफी ज्यादा चर्चित रहे भारत में। तो साथियों ये सब चीजें चलती रहती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब कोई एक ऐसी घटना हो जाए जिससे वो लोगों के आंखों के तारे बन जाए या राष्ट्रीय हीरो बन जाए, ये कह सकते हैं। ये समय आया 1960 में जब वो पाकिस्तान गए। इसकी भी एक जबरदस्त कहानी है। पाकिस्तान वो जाना नहीं चाहते थे। 1960 में लाहौर में एक रेस रखी गई थी, उन्हें आमंत्रण दिया गया कि भाई आप आइए रेस में भाग लीजिए, लेकिन क्योंकि उनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी, कहीं न कहीं उनके मन में एक टीस थी, लिहाजा वो पाकिस्तान को किसी भी रूप में याद नहीं करना चाहते थे और उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आने वाले। लेकिन नेहरू जी जो तब के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इन्हें बुलाया, इन्हें समझाया कि भाई 2 देशों के बीच जो सांप्रदायिक सौहार्द या फिर प्रेम, इन सब चीजों के लिए आपका जाना जरूरी है, ताकि 2 देशों के लोगों के बीच में आपसी विश्वास बढ़े, एक दूसरे के साथ रहें। इसलिए आपको जाना होगा, देश के लिए जाना होगा। आप पर्सनली भले ही ना जाना चाहे, लेकिन आपको देश के लिए जाना चाहिए। तो नेहरू जी की सलाह के बाद मिल्खा सिंह जी ने वहां जाना स्वीकार किया और वो लाहौर पहुंचे। बड़ी बात ये कि पाकिस्तान के एक धावक थे अब्दुल खालिक, बहुत तेज दौड़ते थे, पाकिस्तान के नेशनल हीरो की तरह वो जाने जाते थे, रिकॉर्डधारी थे 100 मीटर में। अब इनकी रेस होनी थी मिल्खा सिंह जी के साथ और पाकिस्तान पूरी तरह से आश्वस्त था, या फिर कहें कि पाकिस्तान के लोग पूरी तरह से इस बात को लेकर कंफर्म थे कि मिल्खा सिंह को हमारे अब्दुल खालिक आसानी से हरा देंगे। ये जो रेस हुई लाहौर के स्टेडियम में, वहां हजारों लोग बैठे हुए थे और वो सब अब्दुल खालिक को चीयर्स कर रहे थे। वहां अकेले महसूस कर रहे थे मिल्खा सिंह, लेकिन मन में कहीं न कहीं पुरानी बातें याद हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था
कि अब ये समय है जब मुझे 100% देना चाहिए और यहाँ से विजेता होकर के लौटना चाहिए। तो एक 400 मीटर का धावक और एक 100 मीटर का धावक जो सबसे तेज दौड़ता है, इन दोनों के बीच मुकाबला होना था 200 मीटर के लिए। 400 मीटर वाला 200 मीटर में और 100 मीटर वाला भी 200 मीटर में, सबकी नजरें गड़ी हुई थी। और वहां पर अब्दुल खालिक को मिल्खा सिंह ने हरा दिया, हरा करके वहां स्वर्ण पदक जीता। पूरे पाकिस्तान में जो है वो एक आश्चर्य की लहर दौड़ी। वहां जो लोग आए थे, वो मिल्खा सिंह जी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि कुछ बुरका नसी औरतें थी हजारों की संख्या में, वो सब उसे देख रही थी, भाई ये कैसा सरदार है जिन्होंने हमारे अब्दुल खालिक को हरा दिया। क्योंकि उनके मस्तिष्क में एक विचार स्थायी रूप से था कि अब्दुल खालिक किसी से नहीं हारते। तो वहीं से इनको उड़न सिख का नाम मिला। जो फील्ड मार्शल थे वहां के, तानाशाह जो सरकार चलाते थे, अयूब खान उनका नाम था पाकिस्तान का, उन्होंने इन्हें पुरस्कृत किया, मेडल पहनाया और साथ ही कहा कि आज आप दौड़े नहीं बल्कि उड़े हैं। तो साथियों, ये वो घटना थी जिसके बाद भारत में बहुत ज्यादा उल्लास मनाया गया। लोग सड़कों पे आ गए, ढोल नगाड़े बजने लगे कि भाई हमारे मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिक को हरा दिया। जब वो वाघा बॉर्डर से वापस भारत में आए तो वो याद करते हैं कि ऐसा स्वागत शायद कभी नहीं हुआ। कॉमनवेल्थ गेम में कोई मेडल जीते, एशियन गेम्स में मेडल जीते, उन सब में कभी भी ऐसा स्वागत नहीं हुआ जितना पाकिस्तान से वापस आए तब हुआ। तो ये तो थी मिल्खा सिंह के नेशनल हीरो बनने की कहानी। लेकिन एक टीस हमेशा उनके मन में रहती है कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। वो भी क्या घटना है, चलते चलते उसके बारे में भी थोड़ा आपसे बात कर लेते हैं। साथियों, 1960 की बात है, रोम में ओलंपिक हो रहे थे। सब विश्व के जितने भी धावक थे वो ये मान के चल रहे थे कि भाई गोल्ड मेडल तो मिल्खा सिंह जीतेंगे जीतेंगे, लेकिन हम रजत पदक के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसी छवि थी, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में बात की, मिल्खा सिंह जी लगभग 77 रेसेस जीत चुके थे आउट ऑफ 80, यानी कुल मिला के वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी उस समय। आप हुसैन बोल्ट से तुलना कर सकते हैं वास्तव में। अभी क्योंकि उनके पास बहुत सारे मेडल है, उस समय ऐसे ही सिस्टम होता नहीं था और इतने संसाधन नहीं होते थे, लिहाजा आप तुलना कर सकते हैं। जैसी प्रसिद्धि हुसैन बोल्ट की है रेसिंग के मीटर में कि भाई वो 100 मीटर में भाग ले रहे हैं तो किसी और को शायद पदक ना मिले, तो वही कहीं ना कहीं मिल्खा सिंह जी के लिए थी कि मिल्खा सिंह जी 400 मीटर में भाग लेंगे और 400 मीटर में स्वर्ण पदक उन्हीं के नाम होगा। और लोग मानसिक रूप से इसी बात की तैयारी करके स्टेडियम भी आते थे, दर्शक भी और खिलाड़ी भी, कि भाई मिल्खा सिंह जी नंबर 1 पे रहने वाले। पर साथियों, दुर्भाग्य से वो 4th पर फिनिश कर पाए, 4थे स्थान पर रहे, कांस्य पदक भी नहीं जीत पाए। उसके पीछे की जो कहानी है वो बड़ी दुखदायी है या फिर कहें कि बड़ी मजेदार है, आप जो भी है तय कर सकते हैं। दरअसल आप जानते हैं जब रेस होती है तो उनको जो स्थान मिलता है दौड़ने के लिए, क्योंकि वो ट्रैक जो होता है अंडाकार होता है, यदि कोई बार बार दौड़ेगा तो उसे ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, कोई अंदर की लाइन में दौड़ेगा तो उसे कम दौड़ना पड़ेगा। लिहाजा इस दूरी को कम करने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको माप तोल के आगे कर दिया जाता है। जितना उसे एक्स्ट्रा दौड़ना होता है उतना उसे पहले ही आगे खड़ा कर दिया जाता है। तो पहले स्थान पर रहने वाला सबसे पीछे खड़े रहेगा, दूसरा उससे आगे, फिर आगे आगे। अब मिल्खा सिंह जी का जो नंबर था वो था 5। दुर्भाग्य से वो 5वें स्थान पर थे। वहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया। अब एक खिलाड़ी उनसे आगे थे, हालांकि वो दिखने में आगे था, बाकी क्योंकि वो बाहर से दौड़ता तो दूरी सबकी बराबर होती है, तो वो तो उन्हें दिख रहा था नजर में, लेकिन पीछे के जो 4 खिलाड़ी थे या पीछे के जो 4 धावक थे वो उन्हें नहीं दिख रहे थे। तो मिल्खा सिंह ने स्टार्टिंग बेहद शानदार की और कुछ ही चंद सेकंडों में जो बाहर व्यक्ति दौड़ रहा था उनको पीछे छोड़ दिया। अब 5 के 5 धावक पीछे और मिल्खा सिंह जी आगे। वो कहते हैं कि 200 मीटर तक मैंने जबरदस्त रेस लगाई और उनसे काफी आगे चला गया। मिल्खा सिंह जी कह रहे हैं कि दौड़ते दौड़ते मेरे दिमाग में ये आया कि कहीं मेरा स्टेमिना खत्म ना हो जाए, मैं इतनी तेज गति से दौड़ रहा हूँ, बाकी धावक तो पीछे रह गए। 400 मीटर, अभी तो 250 मीटर आए हैं, 150 मीटर बाकी है, वहां तक पहुंचते पहुंचते कहीं मैं पीछे नहीं हो जाऊं, इसलिए मैं थोड़ी रेस धीमे कर देता हूं। तो उन्होंने अपनी थोड़ी सी गति कम कर दी और ये पलक झपकते ही आप जानते हैं जो रेसेस होती है उसमें तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो थोड़ी जैसे ही उन्होंने गति तोड़ी वैसे ही वो धावक उनके बराबर आ गए। और ये भी कहते हैं कि मिल्खा सिंह जी की एक बुरी आदत थी रेसेस में, वो हमेशा जब दौड़ते थे और सबसे आगे निकल जाते थे तो पीछे मुड़ के देखते थे कि धावक कितना पीछे है। और आमतौर पर वो एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, सब में हालांकि वो पार हो गए और स्वर्ण पदक जीत लिया, लेकिन ओलंपिक जैसी स्पर्धा में वो क्षणिक रूप से थोड़ा पीछे देखे तो उसकी गति भी टूटी, उनका लय है वो भी टूटा और लिहाजा बाकी जो है वो आगे आ गए। अब उन्होंने खूब कोशिश की, ये सब अगले 30-40 मीटर में हो चुका था, लगभग अंतिम 100 मीटर थे और उस समय तक काफी खिलाड़ी उनसे आगे निकल गए थे। उसके बाद आप जानते हैं जो धावक होते हैं ओलंपिक फाइनल में दौड़ रहे हैं तो सब एक दूसरे की टक्कर के होते हैं, फिर मौका नहीं मिलता रिकवरी करने का या वापसी करने का।
मिल्खा सिंह जी को भी वापसी करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने अंतिम समय में खूब प्रयास किया लेकिन वो चौथे स्थान पर फिनिश कर पाए और 45.6 सेकंड्स का उन्होंने टाइम लिया 400 मीटर के लिए। और ये उस समय तक जो ओलंपिक मेडल जीते हुए थे, गोल्ड मेडल, उन सब का रिकॉर्ड से अच्छा था। यानी वो चारों जो खिलाड़ी थे जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे फिनिश किया, उन चारों ने पहले के जितने भी ओलंपिक रिकॉर्ड थे स्वर्ण पदक जीतने के, उन रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। पीछे छोड़ने के बावजूद वो 3 सौभाग्यशाली जिन्होंने पदक जीत लिए और मिल्खा सिंह जी चौथे स्थान पर है। अब ये जो भूल है इसके बारे में मिल्खा सिंह जी आमतौर पर चर्चा भी करते हैं। उनकी एक आत्मकथा भी लिखी हुई है, रेस ऑफ माई लाइफ, उसमें वो बताते हैं, उनके बारे में फिल्म बनी हुई है 2013 भाग मिल्खा भाग, और भी इंटरव्यूज वगैरह वो बताते हैं कि वो गोल्ड मेडल वास्तव में मेरा था, वो मेरी गलती से किसी और के पास चला गया और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं ये देख सकूं कि कोई भारत का खिलाड़ी, कोई भारत का धावक आए और वो मेडल ला करके भारत को सौंपे, यानी हमारा जो मेडल है हमें मिले। दुर्भाग्य से अभी जो रेसिंग में है वो भारत को मेडल नहीं मिल पाया, लेकिन आने वाले समय में मिल्खा सिंह जी की ये इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और मिल्खा सिंह जी ने एक शानदार जीवन का सफर पूरा किया, संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। आमतौर पर आदमी टूट जाता है जब उसका परिवार बिखर जाता है, पूरा परिवार खत्म हो जाता है, दंगों में स्पेशली मारा जाता है, तब पूरी तरह से वो टूट जाता है। या तो फिर वो कुछ उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देता है, या फिर वो कुल मिला के जो अपनी जिंदगी है उससे भटक जाता है। लेकिन मिल्खा सिंह जी ने अपने संघर्ष को जारी रखा और इस देश के लिए अनेकों मेडल आए। ऐसे थे अपने मिल्खा सिंह। आशा है कि एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।